हेलो एवरीबॉडी आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। देखिए, जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा एनैक्टमेंट है जो डील करता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीव्स। To be precise, there are 8 different kinds of reliefs which are provided under this very enactment. अब उनमें से एक आपका रिलीफ है विच इज़ नोन एज द रिकवरी ऑफ पोजेशन। इस रिकवरी ऑफ पोजेशन के 4 सेक्शंस जो हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं, सेक्शन नंबर 5, 6 एंड सेक्शन नंबर 7 एंड 8। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 एंड 6 जो आपका डील करता है विद रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज़ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 एंड 6। अब देखिए, ये जो आपका रिलीफ है दैट इज़ रिकवरी ऑफ पोजेशन। जैसे कि वर्ड यहाँ पे पोजेशन यूज़ किया गया है, दैट बेसिकली मीन्स, यहीं से आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि पोजेशन है, इसका मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी के साथ जो है आपका ये रिलीफ जो है वो रिलेटेड होगा। और ऐसे ही दैट इज़ वाई ये जो आपका रिकवरी ऑफ पोजेशन है, 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ की पोजेशन जो है आप रिकवर कर सकते हैं अंडर दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर हम प्रॉपर्टीज़ के टाइप को कैटेगराइज करते हैं तो we have seen that basically there are 2 types of important properties. One is your immovable property and the other is your movable property. That is why इस particular act में आपको किस तरीके से आप अपनी immovable property या फिर अपनी movable property की possession को recover back कर सकते हैं, उसके लिए आपको provisions जो है वो provided हैं। सो आज के वीडियो में हम देखते हैं इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 जो आपका डील करते हैं कि किस तरीके से आप रिकवर बैक कर सकते हैं पोजेशन किसकी, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। नाउ सी, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखिए, जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको डेफिनेशंस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्सो जब आप पढ़ते हैं अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उस एक्ट में आपको गुड्स जो हैं वो डिफाइंड हैं, दैट इज़ आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपकी उसमें डिफाइंड है। तो वही सेम मीनिंग जो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर भी यूज़ किया गया है, विच बेसिकली मीन्स, इन शॉर्ट इफ़ वी टॉक अबाउट इट, immovable property includes what? Immovable property includes again those 3 things only, that is your land. Second comes your benefits arising out of land, and third is your things which are attached to the earth, right? And fourth, it includes anything which is permanently fastened to whatever is attached to the earth. तो जो मीनिंग आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का है बाकी सारे इनैक्टमेंट्स में, सेम मीनिंग जो है वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी गिवन है। Now, before we begin to study that how you can recover the possession of an immovable property under section number 5 and section number 6, एक बहुत ही important provision है जो हमें discuss करना है। Now this provision is given under section 110 of your Indian Evidence Act। अब सेक्शन 110 इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? इट सेज बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। ना इट सेज व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ प्रिजम्पशंस जो हैं वो लॉ लेके चलता है। इनफैक्ट जब आप प्रॉपर्टी जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं इन डिटेल, वहाँ पे भी जो है आप इस प्रिजम्पशन को स्टडी करते हैं। ये प्रिजम्पशन ये है दैट पोजेशन इज़ 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। दैट बेसिकली मीन्स कि लॉ के अंदर जो पोजेशन है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच ऑलवेज गोज इन योर फेवर।
अगर एक पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी पोजेशन में पाया जाता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? कोर्ट ये चीज़ प्रिज्यूम करके चलती है कि जो पर्सन उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है वही पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर भी है, राइट? दैट इज़ वाई वी से दैट पोजेशन इज़ 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। मतलब ये है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है पोजेशन लॉ के आइज़ में कि अगर एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में है तो लॉ जो है, कोर्ट जो है, सिंपली इसी प्रिजम्पशन के साथ मूव ऑन करती है कि वही पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर है। दैट मीन्स जो एक पोजेसर होता है ही होल्ड्स द प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एन ओनर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जिस तरीके से एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सिमिलरली जो एक पोजेसर है ही ऑल्सो होल्ड्स द प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एन ओनर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। वो तो ऑब्वियस ही है। तो यही चीज़ जो है सेक्शन 110 में बोली गई है कि लॉ ने तो ये चीज़ प्रिज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए पर्सन जो है एक पर्टिकुलर हाउस की पोजेशन में है, तो अगर हम लॉ की प्रिजम्पशन के हिसाब से चलें तो लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा कि जो ए है जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, जो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का पोजेसर है, वो ही इस प्रॉपर्टी का जो है वो ओनर भी है। सपोजिटली एक और पर्सन पिक्चर में आता है, दैट इज पर्सन एक्स। नाउ पर्सन एक्स सेज दैट ए इज नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बल्कि मैं जो हूँ इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। तो इस सिचुएशन में बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एक्स इज द ओनर ऑफ दिस वेरी प्रॉपर्टी इज अपॉन एक्स ओनली। एक्स को जो है ये चीज़ कोर्ट के सामने प्रूव करनी पड़ेगी दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ए इज़ नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लेकिन लॉ जो है वो यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि ए जो है जो इस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है वो ही इस प्रॉपर्टी का ओनर भी है, राइट? तो दिस इज़ व्हाट सेक्शन 110 एक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप के बारे में बात करता है। Now moving back to your specific relief act, सबसे पहले इसमें आता है आपका सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। ये दोनों सेक्शंस जो है वो डील करते हैं विथ योर रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये दोनों सेक्शंस डील करते हैं विथ द रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन नंबर 5। Section 5 reads that a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। अब ये जो आपका सेक्शन 5 है ये बहुत एक सिंपल और बेसिक सी चीज़ आपको बताता है कि अगर एक पर्सन इंटाइटल्ड है टू द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस पर्सन को जो है उस प्रॉपर्टी से डिसपोजेस कर दिया जाता है, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है किसी और पर्सन की पोजेशन में है, तो वो उस चीज़ की जो है पोजेशन को कैसे रिकवर कर सकता है? सिंपली उसको एक सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के जो आपके लॉ के प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करके। अब मेन क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 5 बेसिकली हमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जब हम सेक्शन 5 को पढ़ते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो आता है वर्ड इंटाइटल्ड। ये जो आपका वर्ड इंटाइटल्ड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 5, दैट इज़ रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। Now it says a person who is entitled to the possession of immovable property। entitled का मतलब है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो entitled है, मतलब वो हकदार है एक immovable प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए, तो उसके पास क्या रेमेडी है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस लेने के लिए कि उसको CPC में जाके जो है सूट फाइल करना पड़ेगा। अब देखिए, सेक्शन 5 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है दैट यू कैन नॉट यूज़ मसल पावर, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। सेक्शन 5 आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसमें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो आपसे छीन ली जाती है, तो उस केस में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या आप कर सकते हैं
ताकि आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है अपने पास वापस ले लें। आपके पास रेमेडी क्या है कि आप सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप एक सूट फाइल करेंगे फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। दैट इज, जिस पर्सन की पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उस पर्सन को आप अपनी प्रॉपर्टी में से बाहर निकलवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप सीपीसी में जाके एक सूट फाइल करेंगे फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ दैट वेरी पर्सन। और फिर जो है आपको कोर्ट के सामने जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, ऑपोजिट पार्टी को समन सेंड किए जाएंगे, जो भी आपका ट्रायल का प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट जो है सीपीसी आपका फॉलो किया जाएगा। आपको कोर्ट के सामने प्रॉपर एविडेंसेस जो है वो पेश करने पड़ेंगे, जिसमें आप ये प्रूव करेंगे दैट यू आर एक्चुअली इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जो पोजेसर है उसके पास कोई हक नहीं है, वो हकदार नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, बल्कि मैं इंटाइटल्ड हूँ, मेरा हक बनता है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इस चीज़ को आप कोर्ट में प्रूव करिए अपने एविडेंसेस के थ्रू, और फिर जो है कोर्ट आपके फेवर में, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी दैट यस आप इंटाइटल्ड हो, आपका हक बनता है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कोर्ट फिर आपके फेवर में एक डिक्री जो है वो ग्रांट करेगी। और इस डिक्री को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपको गिवन है अंडर योर ऑर्डर 21 रूल नंबर 35 एंड 36, जो आपका सीपीसी में ऑर्डर 21, जो आपका ऑर्डर 21 है उसका रूल नंबर 35 और 36 में जो है आप इस पर्टिकुलर डिक्री को जो आप ऑब्टेन करते हैं सेक्शन 5 के अंडर, उसको आप करवा सकते हैं। क्या? उसको आप एग्जीक्यूशन जो है उसकी करवाई जा सकती है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक पर्पस बनता है आपका सेक्शन नंबर 5 का। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपका सेक्शन नंबर 5 का, वो आपका आता है दैट यू आर इंटाइटल्ड टू द पोजेशन। इंटाइटल्ड का मतलब है कि आपका हक बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, आपका हक बनता है एक हाउस के ऊपर, लेकिन उस हाउस में जो है कोई और पर्सन से एक्स पर्सन जो है वो आके उस प्रॉपर्टी में रहने लग गया है, तो आप क्या करेंगे? लॉ आपको ये कहना चाह रहा है कि आप मसल पावर नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा कर लीजिए, गुंडों को बुला लीजिए और उस अपने घर में चले जाइए, सारा सामान जो है उसका बाहर फेंक दीजिए। मसल पावर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस लेना चाहते हैं अपने पास, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके प्रूव करिए अपने एविडेंसेस के थ्रू कि आप एंटाइटल्ड हैं, आपके पास एक बेटर टाइटल बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जो आपका सेक्शन नंबर 5 है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका बेसिकली एक टाइटल बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इसका मतलब है कि आपका आप टाइटल जो है एक प्रॉपर्टी के ऊपर वो कैसे बन सकता है? नंबर 1 दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। हो सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है किसी और पर्सन ने अपनी पोजेशन में ले ली है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे, सूट फाइल करेंगे, कोर्ट को आप एविडेंसेस के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि मैं ओनर हूँ, मेरा एक ओनरशिप टाइटल जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है। एक तो आता है आपका ओनरशिप टाइटल, दूसरा उसने बोला है कि आपका एक पोजेसरी टाइटल भी हो सकता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। पोजेसरी टाइटल का मतलब होता है कि चाहे आप ओनर नहीं हैं, लेकिन आपके पास उस प्रॉपर्टी की पोजेशन लेने का, उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखने का एक टाइटल आपके पास डेफिनेटली था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी को जो है लीज पे लेते हैं से फॉर 12 मंथ्स, लेकिन अभी 2 महीने जो है वो निकलते हैं और आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस केस में आप कोर्ट के सामने सूट फाइल करके वहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं दैट मेरा एक पोजेसरी टाइटल बनता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, और दैट इज़ वाई आई शुड बी गिवन बैक द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास एक टाइटल है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। टाइटल जो है वो आपका ओनरशिप टाइटल भी हो सकता है, वो आपका पोजेसरी टाइटल के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। अब जो सेक्शन 5 है उसको रीड विद किया जाता है विद 2 इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ योर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। जो आपका इंडियन लिमिटेशन एक्ट है उसमें एक स्केड्यूल स्पेसिफाइड है, और उस स्केड्यूल में आपके पास 2 आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 64
एंड आर्टिकल नंबर 65। सो आप सेक्शन 5 में जो सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, और दूसरा आपका आता है सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65 ऑफ योर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब दोनों आर्टिकल्स में जो है आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड है कि कितना आपके पास लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है, कितने टाइम पीरियड में, कितनी ड्यूरेशन में जो है आप सूट फाइल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट द पोजेशन ऑफ योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 आपको सिंपली कहता है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन। देखिए वही चीज़ आ गई कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस लेना चाहते हैं, क्यों वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि आप प्रीवियस पोजेशन में थे उस प्रॉपर्टी के ऊपर एंड नॉट ऑन टाइटल। उसने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे आप बेस्ड हो ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल। मतलब ये आपकी बात करना चाह रहा है एक पोजेसरी टाइटल के ऊपर, कि आपका एक पोजेसरी टाइटल जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर बनता है और आप सूट फाइल करना चाहते हो व्हेन द प्लेंटिफ व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड। वही जो मैंने आपको लीज वाला एग्जांपल दिया कि आपने 12 मंथ्स की लीज ली थी, लेकिन 2 मंथ्स के बाद ही जो है आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया। सो उस केस में आपका एक पोजेसरी टाइटल जो है वो बनता है। आप कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सकते हैं कि आई हैव अ बेटर टाइटल ओवर दिस प्रॉपर्टी। सो उस केस में जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो वापस दे दी जाएगी। तो अगर आप सूट फाइल करते हो अंडर सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 64, तो कितना आपके पास लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है? लिमिटेशन पीरियड इज़ योर 12 ईयर्स। जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है वहाँ से विद इन नेक्स्ट 12 ईयर्स आप सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65। इट सेज फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन बेस्ड ऑन टाइटल। ये पे आपका मतलब है कि ये बेस्ड ऑन टाइटल है, विच बेसिकली ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के क्या हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ठीक है, देखिए आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है किसी और पर्सन की पोजेशन में चली जाती है। तो जिस दिन वो आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी और पर्सन की पोजेशन में चली गई है, आपकी परमिशन के बिना, आपने परमिशन नहीं दी है, आपसे बिना पूछे हुए, आपकी परमिशन के बिना, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कोई और घर जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। जो आपका घर राजस्थान में लोकेटेड है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, लेकिन आपसे बिना पूछे, आपकी परमिशन लिए बिना कोई और एक्स पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में रहने लग जाता है। तो ऑब्वियसली दैट विल बिकम एडवर्स पोजेशन, राइट? व्हाई इट बिकम्स एडवर्स पोजेशन? बिकॉज आपकी परमिशन के बिना जो है आपकी पोजेशन की एडवर्स जो है उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी पे आके पोजेशन ले लिया है। तो इस केसेस में जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी और पर्सन के पोजेशन में जाएगी, वहाँ से आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। इस केस में भी जो आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपका 12 ईयर्स का ही है। जिस दिन आपकी पोजेशन जो है वो एडवर्स बनती है, उस दिन से आप विद इन नेक्स्ट 12 ईयर्स सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65। और कोर्ट के सामने आप इस केस में ये प्रूव करेंगे दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट वेरी प्रॉपर्टी। मैं ओनर हूँ, मेरे पास एक बेटर टाइटल है, दैट इज़ वाई उस प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो मुझे वापस कर दी जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा आता है सेक्शन नंबर 5 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेक्शन 5 का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि अगर आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप इनटाइटल्ड है, मतलब आप हकदार हैं, आपका हक बनता है, आपके पास एक बेटर टाइटल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे आप उसके ओनर हैं, आपके पास एक ओनरशिप टाइटल है या फिर आपके पास एक पोजेसरी टाइटल है, लेकिन आपका टाइटल बेटर है, तो आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस से कैसे लेके आ सकते हैं? आपको सूट फाइल करना पड़ेगा सीपीसी में जाके। जो आपका ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, जो आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, प्रोसेस दिया गया है बाय लॉ, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट के सामने आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट आपके पास एक बेटर टाइटल है, और फिर कोर्ट जो है आपके फेवर में एक डिक्री जो है वो पास करेगी, और फिर जो है आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन अल्टीमेटली वापस पा सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 क्या कहना चाह रहे हैं? सेक्शन 6 सेज सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब
बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में बेसिकली क्या डिफरेंस है, वो चीज़ भी जो है अभी हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखिए, सेक्शन 6 कहता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, विच इज़ डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्पोजेस्ड का क्या मतलब है? आप किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कब हो सकते हैं? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी की पोजेशन में है तभी आप वहाँ से डिस्पोजेस किए जा सकते हैं। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई बुक है, वो चीज़ आपकी पोजेशन में है, जब वो पेन या फिर वो जो मोबाइल है, वो जो आपकी बुक है, वो आपसे ले ली जाएगी, आपसे छीन ली जाएगी, that is when you say that you have been dispossessed of your property. तो dispossessed से एक चीज़ क्लियर है, एक फैक्ट इस्टेब्लिश होता है, वो ये है that you are already in a possession of this property. आप ऑलरेडी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में थे, आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? सेक्शन 6 क्या कहता है? Let's see, it says if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law. अभी इतनी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ से जो है उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो वो क्या कर सकता है? वो सेक्शन 6 को यूज़ करके सूट फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 6 का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सेक्शन 6 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको एक समरी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहा है। जब मैं बोल रही हूँ समरी रिलीफ, इसका मतलब है कि एक क्विक रेमेडी जो है, एक क्विक रिलीफ जो है वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है। क्या? सेक्शन 6 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए, सेक्शन 6 में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने एक प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे ले रखी है, अगेन फॉर 12 मंथ्स, लेकिन अभी 2 महीने ही ख़त्म होते हैं कि उसको उस प्रॉपर्टी से जो है डिस्पोजेस कर दिया जाता है। अब उस केस में उसके पास क्या रेमेडी है? उसके पास रेमेडी है सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर वो कोर्ट में जाके इतनी चीज़ प्रूव कर दे दैट उसको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, और द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट येस ही हैज़ बिन डिस्पोजेस्ड, तो उस केस में कोर्ट जो है इमीडिएटली जो है ऑर्डर पास कर देती है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन टू दैट वेरी पर्सन। ठीक है, जो लोग रेंट्स पे रहते हैं या फिर लीज पे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, वो चीज़ इसके साथ काफ़ी रिलेट कर सकते हैं कि सेक्शन 6 SRA जो है वो एक समरी रिलीफ के फॉर्म में अवेलेबल है, एक क्विक रिलीफ के फॉर्म में अवेलेबल है, एक बहुत ही क्विक रेमेडी जो है प्रोवाइड करता है जब आपको डिस्पोजेस कर दिया जाता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में से। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी डिस्पोजेशन जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। इट शुड बी विदाउट कंसेंट अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब आपकी परमिशन से बिना, आपसे बिना पूछे जो है आपको, आपकी कंसेंट लिए बिना आपको आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, या फिर आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेसी है वो एक प्रॉपर्टी में रह रहा है जो उसने लीज पे ले रखी है फॉर 12 मंथ्स, लेकिन 2 मंथ्स के बाद जो आपका ओनर है या फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है वो क्या करता है, वो आपका सामान उठा के जो है वो बाहर फेंक देता है। ठीक है, ही पिक्स अप ऑल योर थिंग्स, ऑल योर बिलोंगिंग्स एंड ही थ्रोज देम आउट ऑफ हिज हाउस। या फिर वो क्या करता है, आपको इन अननेसेसरली तंग करने के लिए किसी दिन जो है वो वाटर सप्लाई कट कर देता है, या फिर किसी दिन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आपकी बिल्डिंग की कट कर देता है। लैंडलॉर्ड जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज वो टेनेंट को डिस्पोजेस करना चाहता है। ठीक है, वो आपको उस प्रॉपर्टी में से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो किस तरीके के मीन्स यूज़ कर रहा है, जो मीन्स, जो उसके तरीके हैं वो डेफिनेटली रॉन्ग है। दे आर नॉट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो एक अनलॉफुल तरीके से जो है आपको आपकी प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेस कर रहा है। कौन? लैंडलॉर्ड। किसको?
टेनेंट को, और ऑब्वियसली टेनेंट की कंसेंट लिए बिना ही जो है वहाँ से उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। तो उस सिचुएशंस में आप सेक्शन 6 को यूज़ करके एक समरी रिलीफ ऑब्टेन कर सकते हैं कोर्ट से, और कोर्ट के सामने आपको सिर्फ इतनी चीज़ प्रूव करनी है कि मैं इस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में था, अभी मेरा टाइम पीरियड जो है वो रिमेनिंग है, मेरी कंसेंट के बिना और बिना एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है। बस इतनी चीज़ें आपको प्रूव करनी है, तो कोर्ट आपको इमीडिएट रीपोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो है उसका ऑर्डर जो है वो कोर्ट पास कर देते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली कई बार ऐसे होता है कि आपके पास रहने के लिए कोई और जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप उन सिचुएशंस में क्या करेंगे, तो एक क्विक रेमेडी, एक समरी रिलीफ जो है वो आपको गिवन है। सबसे बड़ा एडवांटेज सेक्शन 6 का ये है दैट इस केस में जो है सेक्शन 6 में टाइटल का क्वेश्चन जो है विच बेसिकली मीन्स ओनरशिप का क्वेश्चन जो है वो कभी भी सामने नहीं आता है। सेक्शन 6 में जब आप सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप इज नेवर ever raised by the court. The court is only concerned about one point, that you were in the possession of that property. आप ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में थे, आपको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है आपकी कंसेंट के बिना और विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इतनी ही चीज़ आप कोर्ट के सामने प्रूव कर दीजिए, कोर्ट सेटिस्फाइड है तो आपको जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन जो है उस केसेस में मिल जाएगी। ए टाइटल, ए ओनर है, बी ओनर है, एक्स ओनर है, वाई ओनर है, जेड ओनर है, ओनर कुछ भी कहता रहे, कोर्ट जो है ओनरशिप का क्वेश्चन जो है सेक्शन 6 के अंडर बिल्कुल भी नहीं रेज करता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ये एक बेसिकली समरी रिलीफ के फॉर्म में आपको दिया गया है, राइट। आगे देखते हैं, आगे उसने बोला ही और एनी पर्सन। अब जो है 2018 में जो है एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 6 के अंडर, और उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या चेंज किया गया है देखिए। 2018 की अमेंडमेंट से पहले सिर्फ जिस पर्सन को आपने डिस्पोजेस किया है सिर्फ उसी पर्सन के पास राइट है कि वो सेक्शन 6 को यूज़ करके सूट फाइल कर सकता है। दैट इज़ जो आपका टेनेंट है ऑब्वियसली उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो जो टेनेंट है वो ही सूट फाइल कर सकता था सेक्शन 6 को यूज़ करके बिफोर 2018 अमेंडमेंट। लेकिन 2018 की अमेंडमेंट के बाद ये राइट जो है वो लैंडलॉर्ड को भी दे दिया गया है। जिस पर्सन के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो मिली है, टेनेंट को जो है अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन किसके थ्रू मिली है, ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड के थ्रू मिली है। जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसके थ्रू टेनेंट को जो है पोजेशन मिला है अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो 2018 की अमेंडमेंट के बाद अब जो आपका ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो भी सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 6 को यूज़ करके। देखिए इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है दैट इज़ योर अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 2018, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 2018 अमेंडमेंट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आफ्टर 2018 अमेंडमेंट। देखिए 2018 की अमेंडमेंट से पहले जो आपको जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है, दैट इज़ जो आपके पास टेनेंट है, सिर्फ उसके पास ही राइट होता था कि वो सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ में चेंज कर दिया गया है। अब जो आपका टेनेंट है ऑब्वियसली वो तो सूट फाइल कर ही सकता है, लेकिन उसके अलावा जो आपका ओनर है प्रॉपर्टी का या फिर जो आपका लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी के, जिसके थ्रू आपको उस प्रॉपर्टी की पोजेशन मिली है, वो भी इंटाइटल्ड हैं एक सूट फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 6। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेनेंट है, ठीक है, उसको जो है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो दे दी गई है। टेनेंट है वो बड़े मज़े से आराम से जो है इस प्रॉपर्टी में रह रहा है। अब क्या होता है, एक एक्स पर्सन जो है वो आता है, टेनेंट को जो है ज़बरदस्ती इस घर से जो है वो डिस्पोजेस करके इसको बाहर फेंक देता है और ख़ुद जो है वो इस घर में ही स्टार्ट्स लिविंग। ठीक है, अब इस केस में टेनेंट जो है उसको डिस्पोजेस कर दिया गया, तो इस केस में टेनेंट डेफिनेटली सेक्शन 6 यूज़ करके सूट फाइल कर सकता है कोर्ट के सामने दैट मेरे को डिस्पोजेस कर दिया गया है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से मेरी कंसेंट के बिना, और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। एक एक्स नाम का पर्सन है वो आया, उसने मेरा सामान जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया और मुझे डिस्पोजेस कर दिया इस
प्रॉपर्टी में से। ये सिचुएशन थी 2018 से पहले, लेकिन अब 2018 के अमेंडमेंट के बाद टेनेंट डेफिनेटली सूट फाइल कर सकता है, लेकिन जो आपका लैंडलॉर्ड है वो भी सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज लैंडलॉर्ड पे तो इफेक्ट हो रहा है ना। जो रेंट्स जो हैं लैंडलॉर्ड को ऑब्वियसली टेनेंट से जो है कुछ रेंट तो उसको मंथली रेंट रिसीव हो रहा होगा। अब एक्स ने जो है टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया है, खुद जो है वो ज़बरदस्ती इस घर में रहने लग गया है, और लैंडलॉर्ड को जो है वो कोई रेंट जो है वो पे नहीं कर रहा है, ना उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रहा है, ना उसके वाटर बिल्स पे कर रहा है, ना उसको प्रॉपर रेंट पे कर रहा है, ज़बरदस्ती जो है वो इस घर में आके रहने लग गया है। सो इस केस में जो लैंडलॉर्ड है डेफिनेटली उसके जो राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। तो 2018 के अमेंडमेंट के बाद अब जो लैंडलॉर्ड है या फिर जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उनके पास भी राइट है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में से जो डिस्पोजेसर है उसके अलावा वो भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। ओके, so यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, देखिए इट सेज ही बेसिकली मीन्स हियर हु। ही का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ही का मतलब है ऑब्वियसली जिस पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया गया है ही, और एनी पर्सन थ्रू हुम he has been in possession, right? Through whom he has been in possession, which basically means किसके थ्रू जो है उसको पोजेशन मिला है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो लैंडलॉर्ड की बात कर रही हैं। और any person claiming through him by suit to recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। इस चीज़ को यहाँ से उन्होंने इस चीज़ को एकदम टोटली क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 6 के अंडर जो है टाइटल का क्वेश्चन जो है वो कोर्ट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा। द कोर्ट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद दिस फैक्ट कि आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में थे और वहाँ से आपको डिस्पोजेस जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 6 को यूज़ करके आप इवन जो ट्रू ओनर है उसके अगेंस्ट भी आप डिक्री ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड खुद जो है आपको निकाल देता है, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि लैंडलॉर्ड जो है जो आपका सामान उठा के बाहर फेंक देता है, या फिर जो है वो आपको तंग करने लग जाता है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर देता है, आपके वाटर सप्लाई कट कर देता है, ठीक है, तो आप लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकते हैं। और चाहे लैंडलॉर्ड के पास एक बेटर टाइटल है, लैंडलॉर्ड ओनर है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उसके अगेंस्ट भी जो है कोर्ट आपको इस केस में डिक्री ग्रांट कर देगा, रेमेडी आपको मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास राइट था कि आप उसको पोजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है सेक्शन नंबर 6। इसके अलावा कुछ आपके इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं सेक्शन नंबर 6 में। लेट्स have a look at them in brief. It says, subsection 2 says, no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of dispossession। मतलब जिस दिन आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है वहाँ से विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके पास टाइम अवेलेबल है, लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। दूसरा इट सेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली अगर आपको एक प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेस कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर गवर्नमेंट ने कुछ अपना कंस्ट्रक्शन काम करना है या व्हाट्सएवर, सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज उसके मैटर्स जो है वो अलग ही गवर्न होते हैं। नेक्स्ट इज से सबसेक्शन 3, no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। इसका मतलब है कि whatever जो भी डिक्री पास की जाएगी कोर्ट के थ्रू अंडर सेक्शन 6, उसके अगेंस्ट ना तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, दैट इज़ नो अपील, वो अपीलेबल नहीं होती है, और ना ही जो है आप रिव्यू में जा सकते हैं, ना ही आप अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, ना ही आप उसकी रिव्यू में जा सकते हैं, मतलब वो फाइनल जो है कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट इसमें आता है आपका सबसेक्शन 4, जो आपको कहता है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर जो है आपका जो टेनेंट है उसके फेवर में जो है कोर्ट डिक्री ग्रांट कर देते हैं अंडर सेक्शन 6, ठीक है, कोर्ट जो है पोजेशन जो है वापस से रीपोजेशन दे देते हैं टू द टेनेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि लैंडलॉर्ड के पास अब कोई राइट नहीं है टू गेट बैक द पोजेशन, डेफिनेटली यस, ठीक है, चाहे टेनेंट के फेवर में कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है दैट यू आर एंटाइटल्ड कि आप उस प्रॉपर्टी में जो है आप रह सकते हैं, लेकिन जो
एक्चुअल में ट्रू ओनर है, जिसके पास एक्चुअल टाइटल है, विच बेसिकली मीन्स जो आपका ओनर है प्रॉपर्टी का या फिर जो लैंडलॉर्ड है आपके केस में, उसके पास स्टिल राइट रहता है कि वो अपने दोबारा से एक सेपरेट सूट फाइल कर सकता है कोर्ट के सामने, जहाँ पे वो कोर्ट में एविडेंसेस लेके आएगा, कोर्ट के सामने ये प्रूव करेगा दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और मुझे इस प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो फिर से वापस दे दी जाए। ठीक है, सो कोई भी डिक्री जो सेक्शन 6 में फाइल की जाती है, पास की जाती है सॉरी, वो एज अ बार जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। एनी डिक्री विच इज पास्ड अंडर सेक्शन 6 इन द फेवर ऑफ द टेनेंट, इट विल नॉट ऑपरेट एज अ बार। दैट means that the landlord or the owner of that property can still file a separate suit with the civil code wherein he will get back the possession of his property once again on this basis that he is the owner or he is entitled to that very property। ठीक है, सेक्शन 6 की जो डिक्री है वो बार ऑपरेट नहीं करता। So this was all about section number 5 and section number 6, right? So अगर हम बात करते हैं about the major difference between section 5 and section 6, वो ये है कि section 5 में जो आपका question of ownership जो है वो आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बेसिकली section 5 की बात करते हैं, जब आप section 5 की बात करते हैं तो उसमें जो है आप इट इज़ कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन वन थिंग, दैट इज़ अपॉन द टाइटल। ठीक है, अगर आप एंटाइटल्ड हैं, चाहे वो आपका ओनरशिप टाइटल हो, चाहे वो आपका पोजेसरी टाइटल हो, तो आप सूट उसमें फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सेक्शन 6 है उसमें टाइटल का जो है कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता है, वो सिंपली और सिंपली आपकी प्रीवियस पोजेशन के बेस पे जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 6 के अंडर जो आपको लिमिटेशन पीरियड जो है वो आपका गिवन है। लिमिटेशन पीरियड आपका कितना गिवन है कि दैट इज़ विद इन 6 मंथ्स। जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है वहाँ से लेके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का टाइम लिमिट जो है वो आपका लैप्स हो गया है, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो गया है, तो उस केस में आपके पास क्या कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती? नो, द आंसर इज़ येस। दैट मीन्स अगर आपका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन नंबर 5 को यूज़ करके आप सूट फाइल कर सकते हैं। कहाँ पे? सीपीसी के अंडर आप प्रॉपर सूट इंस्टीट्यूट करेंगे और उस सूट में जो है आपको दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने प्रॉपर एविडेंसेस के थ्रू जो है वो प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के रिलीव्स जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलीव्स। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलीव्स आपके अवेलेबल हैं, यानी अगर आपका सेक्शन 6 का रिलीव जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो भी जाता है, वो आपका ख़त्म हो जाता है, वो आपका बेसिकली एक्सपायर हो भी जाता है, फिर भी आपके पास क्या रेमेडी है कि आप सेक्शन 5 को यूज़ करके उसमें सूट फाइल कर सकते हैं इन दैट केस। लेकिन होगा क्या कि अगर आप सेक्शन 5 में सूट फाइल करते हैं तो उस केस में आपको जो है कोर्ट के सामने अपने प्रॉपर एविडेंसेस के थ्रू आपको अपना बेटर टाइटल जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में सेक्शन 5 में जो है आपको क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज हो जाएगा, तो आपको बेटर टाइटल जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन डिटेल अगर मैं दोबारा से बात करूं अबाउट योर सेक्शन नंबर 6, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का वही मतलब है जो आपका टीपीए या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है। ठीक है, इट हैज़ अ सेम मीनिंग। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट यू आर इन द पॉइंट ऑफ प्रीवियस पोजेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पॉइंट ऑफ प्रीवियस पोजेशन। ठीक है, बिकॉज सेक्शन 6 में वर्ड का यूज़ किया गया है डिसपोजेस। सो डिसपोजेस से आपका क्लियर हो जाता है कि आप ऑलरेडी एक प्रीवियस पोजेशन में है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के और फिर वहाँ से आपको डिसपोजेस किया गया है। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको उस प्रॉपर्टी से जो है ऑब्वियसली डिसपोजेस किया गया है, लेकिन जो आपकी डिसपोजेशन है वो किस तरीके की होनी चाहिए? नंबर 1, वो आपके डिस्पोजेशन जो है आपके विदाउट योर कंसेंट होनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी के बिना आपको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया है, या फिर नंबर 2 विदाउट फॉलोइंग द लॉ।
जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है आपने वो फॉलो नहीं किया और उसको फॉलो किए बिना आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका सेक्शन 6 के अंडर आपका लिमिटेशन पीरियड कितना है। लिमिटेशन टाइम आपका आता है दैट इज़ ऑफ योर 6 मंथ्स, दैट इज़ जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है वहाँ से लेके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके पास टाइम है जिसमें आप सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट नो सूट लाइज, ठीक है। सेक्शन 6 को यूज़ करके आप कोई सूट नहीं फाइल कर सकते, किस सिचुएशन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, और जो आपकी डिक्री पास की जाती है अंडर सेक्शन 6 वो आपकी फाइनल मानी जाएगी। फाइनल इन व्हाट सेंस कि उसके अगेंस्ट ना तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, राइट ऑफ अपील आपके पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही उस केस में आप रिव्यू के केस में जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका व्यू था सेक्शन 6 का। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, दैट इज़ द फैक्ट ऑफ जुरिडिकल पोजेशन। जो आपका सेक्शन 6 है वो सिर्फ जुरिडिकल पोजेशन को ही रिकॉग्नाइज करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ जुरिडिकल पोजेशन? जुरिडिकल पोजेशन का मतलब होता है ऐसी पोजेशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। इट मीन्स सच काइंड ऑफ पोजेशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। वो पोजेशन जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है उसको हम कहते हैं जुरिडिकल पोजेशन। दैट मीन्स सेक्शन 6 में अगर आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट बी इन द जुरिडिकल पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जुरिडिकल पोजेशन मीन्स ऐसी पोजेशन होनी चाहिए आपकी जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक ट्रेसपासर की, इफ़ आई टॉक अबाउट अ ट्रेसपासर, तो क्या जो एक ट्रेसपासर होता है क्या वो एक प्रॉपर्टी की जुरिडिकल पोजेशन में होता है? द सिंपल आंसर इज़ डेफिनेटली नो। ट्रेसपासर जो है एक ऐसा पर्सन है जो बिना आपकी मर्ज़ी से, बिना आपकी परमिशन से, बिना आपसे पूछे जो है आपकी प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस गया है और वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो ट्रेसपासर की जो पोजेशन होती है वो जुरिडिकल पोजेशन नहीं होती है। ऑब्वियसली लॉ जो है ऐसी पोजेशन को रिकॉग्नाइज डेफिनेटली नहीं करता है। दैट बेसिकली मीन्स कि जो सेक्शन 6 को यूज़ करके जो ट्रेसपासर है ही कैन नॉट फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6, ठीक है। ट्रेसपासर के पास कोई राइट नहीं होता सेक्शन 6 को यूज़ करके सूट फाइल करने का। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में एक ट्रेसपासर जो है वो घुस जाता है, ठीक है, तो ट्रेसपासर को आपकी प्रॉपर्टी में जो है एक ट्रेसपासर जो है वो घुस गया है, ठीक है। तो ट्रेसपासर को जो है आप अपनी प्रॉपर्टी से अब बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रेसपासर को आपने डिस्पोजेस कर दिया, तो क्या ट्रेसपासर के पास राइट है कि वो सेक्शन 6 SRA को यूज़ करके कोर्ट के सामने ये बोले दैट आई वाज इन द प्रीवियस पोजेशन, मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, मेरी कंसेंट के बिना निकाला गया है, एंड ही प्रूव्स एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6? तो कैन अ ट्रेसपासर डू सो? द क्लियर आंसर इज नो, अ ट्रेसपासर कैन नॉट डू सो। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ट्रेसपासर की जो पोजेशन है वो जुरिडिकल पोजेशन नहीं होती है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप उसको नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। कुछ भी क्वेरीज हैं यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट also do like this video and share it as much as you can. Thank you.